आप सभी लोगों का डिएटिशियन में स्वागत है। मैं लेकर आ गया हूँ सेल डिवीजन जो आप सभी लोगों का इंतजार था, जो आप सभी लोग जानना चाहते थे कि सेल डिवीजन होता क्या है। सेल डिवीजन के बारे में अब हम सभी लोग पूर्ण रूप से जानकारी लेंगे और हम सभी लोग बात करें जो कोशिका। सेल डिवीजन का मतलब होता है कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन के मतलब कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन कोशिका विभाजन होता क्या है, इसको हम सभी लोग पहले पूर्ण रूप से अभी लिखेंगे नहीं, पहले हम सभी लोग जान लें कि कोशिका विभाजन होता क्या है। मान लिया जाए कोई भी जो छोटा सा जीव है, छोटे से जीव होते हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं और वो बड़े होकर के हमारी सबकी संरचना पूरा कर लेते हैं। आप बताइए कि वो उसमें किसका विभाजन हुआ, वो कैसे बड़े हो गए। आपने कभी सोचा है? आप कभी सोच करके जरा देखिए कि कोई भी जो जीव है, पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, इतने इतने से होते हैं, वो बड़े होकर के इतने इतने हो जाते हैं। अब बताइए कि पूरा जो कोशिका का विभाजन का ही पूरा में जो मुख्य जो रोल होता है वो कोशिका विभाजन है। अब बताइए जो हम सभी लोग कोशिका विभाजन पढ़ने जा रहे हैं, वो कोशिका विभाजन वो कई प्रकार से हो सकते हैं। कोशिका विभाजन दो प्रकार से, कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं। वो भी कौन कौन से, जिसको हम सभी लोग सेल डिवीजन की बात करें तो ये क्या है, ये दो प्रकार के। पहला है एक कोशिका, दो कोशिका बना ले पहले, तो इसको हम सभी लोग कहेंगे, एक को कहा जाएगा माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन। और दूसरा होगा मियोसिस, मियोसिस डिवीजन। अब बताइए कि ये जो कोशिका विभाजित होती हैं, हम सभी लोग बात करें तो ये कोशिका जो होंगे ये जीव जंतु के कोशिका में होती हैं। जो मानव की संरचना बनाता है या कोई अन्य जीवों की ये छोटे से बड़े आकार में बदलता है, वो है माइटोसिस डिवीजन। और जो हम सभी लोग बात करें जो कोशिका ये विभाजन कौन सी होती है, ये किसी भी जीव या पेड़ पौधे या फिर अन्य प्रकार के ऐसे प्राणी जिसमें जो कोशिका होता है, उस कोशिका में जो डीएनए होते हैं वो डीएनए आधा हो जाते हैं। जैसे मान लें यहाँ पर ये कोशिका 2n का होगा, तो ये विभाजन हो करके ये दो कोशिका में 2n का ही रहेगा, ये 2n का ही रहेगा। लेकिन इसमें जो कोशिका होगा यदि ये 2n है तो ये विभाजित हो करके रिडक्शन डिवीजन करेगा, रिडक्शन डिवीजन। और ये रिडक्शन डिवीजन करने के बाद ये दो कोशिका में बटेगा, तब भी इसका क्या होगा, 2n का होगा। इतना 2n का होगा, लेकिन पूर्ण रूप से ये मैच्योर नहीं होगा। मैच्योर माने परिपक्व नहीं होगा। ये अभी इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता होती है, इसको हम सभी लोग जाने। तो ये कोशिका विभाजन करके ये दो और कोशिका में विभाजित हो जाती है। ये दो कोशिका में, ये भी दो कोशिका में बढ़ जाता है। इसी को हम सभी लोग क्या कहेंगे, मियोसिस डिवीजन या फिर रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन में जो कोई भी डीएनए, मान लिया जाए गुणसूत्र, एक जीव, जो भी जीव होंगे उसमें गुणसूत्र पेयर में पाए जाते हैं, जोड़ी में पाए जाते हैं। मान लिया जाए कोई भी मानव है, मानव में कितना गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस 46 में से गुणसूत्र जो एक मान लिया जाए, ये जो 46 है, 46 का हम सभी लोग यहाँ पर 23 पेयर कह देते हैं। 23 पेयर में से आधा माँ का होता है, आधा पिता का होता है। मान लिया जाए यहाँ पर कोई भी नर है और एक मादा है। नर में हम सभी लोग देखें तो X और Y गुणसूत्र पाए जाते हैं और मादा में X केवल ही पाए जाते हैं। अब जरा सोचिए कि इसमें ये जो पिता में है तो X पाया गया और जो माता में है वो भी X पाया गया, और ये मान लिया जाए इसमें भी X पाया, इसमें Y पाया गया, तो ये Y जो होगा एक किसी लड़के का निर्माण करेगा और ये जो X Y मिल करके एक लड़की का निर्माण करेंगे। और यहाँ पर यही पूरी प्रक्रिया होती है। इसको आधा करने के लिए, इसको आधा करने के लिए ये जो मान लिया जाए, इसको एक कोशिका में टोटल कितने हैं, 46 है, तो 46 में से आधा हो जाएगा तो 23 गुणसूत्र, इसमें 23 गुणसूत्र हो जाएंगे। इसमें भी
23, आधा आधा होगा तो 23 गुणसूत्र, यही यहाँ पर संरचना दिखाया गया है। 23 गुणसूत्र एक में, 23 गुणसूत्र एक में, 23 गुणसूत्र एक में, 23 गुणसूत्र एक में होते हैं। ये होता है आधा, ये गुणसूत्र होते हैं। यदि आप सभी लोगों को जो कोशिका ना समझ पाए हो तो कोशिका के लिए आप सभी लोग हमारे ऊपर कमेंट करके बता सकते हो। मैं दूसरा कोशिका के बारे में ही केवल और कोशिका के बारे में ही बताएंगे। तो आज आइए हम सभी लोग, ये पूरा हमारा केवल वैसे जानने के लिए था, लेकिन अब हम सभी लोग उसको पूर्ण रूप से सेल डिवीजन को पढ़ेंगे। अभी हम केवल एक ही सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। दो तो बताए हैं, लेकिन उसमें से माइटोसिस डिवीजन पढ़ेंगे। माइटोसिस डिवीजन क्या होता है? मान लिया जाए कोई भी जीव है वो बढ़ते, मैंने पहले ही बता दिया है, कोई भी जीव है वो छोटे से बड़े हो रहे हैं। या कोई भी प्याज कभी देखे होंगे, प्याज हम सभी लोग एक पौधा लेते हैं, उसको जमीन में गाड़ देते हैं और कुछ दिनों के बाद क्या होता है, वो प्याज फूल करके इतने वो हमें भोजन प्रोवाइड करता है। भोजन के रूप में वो हमें प्रदान होता है। आपने कभी सोचा कि वो कैसे फूल जाता है? वो इसी के कारण फूलता है, माइटोसिस डिवीजन के कारण। अर्धसूत्री, यहां पर हम सभी लोग पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होता क्या, इसी को हम सभी लोग कहेंगे माइटोसिस। यदि आप सभी लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो अंग्रेजी का भी बता रहे हैं, यदि आप सभी लोग हिंदी के हैं, जो हिंदी में जानना चाहते हो हिंदी का भी जान लेंगे। इसमें हमारा सबका जो कोर्स कंप्लीट होगा वो अंग्रेजी का भी कंप्लीट होगा और हिंदी का भी। ये हमारा सबका एक तीर से दो निशाना चलेगा। अब यहाँ पर माइटोसिस ये विभाजन होती है जहाँ यहाँ पर जो कोशिका होती हैं वो दो बराबर भागों में बढ़ती हैं, ना कि इसमें डीएनए क्या होता है। यदि आप सभी लोगों को डीएनए नहीं पता है तो डीएनए आप कमेंट करके बताइए, मैं डीएनए पर अपना दूसरा वीडियो बना करके आप सभी लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जो आपके सभी लोगों के लिए उसमें बेहतरीन से बेहतरीन और अच्छा से अच्छा कोर्स के बारे में बताएंगे। आ जाइए, ये माइटोसिस डिवीजन है। माइटोसिस में हमने कहा जो गुणसूत्र होते हैं, कोई भी कोशिका है, यदि कोशिका के बारे में नहीं जानते हो तो कोशिका मान ले जाइए इस तरीके से की संरचना होती है। ये इसकी संरचना हो गई। इसमें क्या पाया गया? न्यूक्लियस पाया गया। ये क्या है? न्यूक्लियस है। और यहाँ पर इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है? आप सभी लोग पढ़े होगे तो जानते होगे, नहीं जानते होगे तो फिर बताना, हमें फिर दूसरा वीडियो बना देंगे। ये इसके बाहर और सारे पदार्थ पाए जाते हैं जो इस तरीके से कोशिका का संरचना होता है। इसी कोशिका को हम सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं। मान लिया जाए कोई भी जीव छोटा से बड़ा होता है तो इसके डिवीजन के कारण होता है। डिवीजन, ये डिवाइड हो जाते हैं, फिर से वही रूप ले लेते हैं कोशिका का। वो डिवाइड होंगे लेकिन वो फिर से वही रूप लेंगे। जैसे आप सभी लोग छोटे से बड़े हुए वैसे भी पहले छोटा डिवाइड होगा, उसके बाद में बड़ा डिवाइड होगा। तो यहाँ हम सभी लोग इसका ना संरचना बना करके, केवल एक ही का संरचना बना करके हम सभी लोग जानना चाहेंगे। वो भी किसका? केवल डीएनए का। केवल इसमें डीएनए दिखा दिया जाए। आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या चीजें होती हैं। तो आप सभी लोग आ जाइए, हम सभी लोग बात करें अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में ये कोशिका हो गया, ये कोशिका हो गया, इसमें 2n का गुणसूत्र पाया गया। इसमें हम सभी लोग बात करें जो 2n है, तो ये 2n के बाद पहले जो चलेगा तो इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये पूरी प्रक्रिया होती है। उसके बाद में कोशिका का विभाजन होता है। ये 2n का है, यहाँ पर हम सभी लोग कोशिका बना लें। ये कोशिका जो हम सभी लोग पहले सेल डिवीजन की पहले बात कर लें। सेल डिवीजन होता क्या है? सेल डिवीजन में ये हो गया बड़ा सा सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है? तो सेल साइकिल में हम सब लोग देखेंगे यहाँ पर ये प्रक्रिया, यहाँ पर ये प्रक्रिया देखने के बाद तभी समझ पाओगे कि सेल डिवीजन होता क्या है। ये यहाँ पर ये पहला जो होगा, ये यहाँ पर प्रोफेज होगा, प्रोफेज, ये प्रोफेज। और दूसरा जो होगा मेटाफेज, मेटाफेज। फिर होता है एनाफेज, एनाफेज। इसके बाद में आता है टीलोफेज,
फेज। आप सभी लोग हमारे बहुत से सुन रहे हैं तो आप सभी लोग इसका चक्र बनाइए, ये गोला सा चक्र बनाइए। उसके बाद में जिस तरीके से मैंने कर रहा हूँ उसी तरीके से आप करते चले जाइए। उसके बाद में क्या आता है, यहाँ पर कुछ दे मान लिया जाए ये कोशिकाएं विभाजित होती हैं। यहाँ पर जो कोई कोशिका को लिया गया तो इसमें एक पहले प्रक्रिया होगी, यहाँ से मान लिया जाए वो कोशिका यहाँ अपना पूर्ण रूप लिया होगा, यहाँ से विभाजन होकर के यहाँ पर कोशिकाएं अंत में टीलों के फेज के बाद में साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस क्या है ये अभी हम सब लोग अगले बार में पढ़ेंगे। इसमें केवल हम सब लोग जान लें साइटोकाइनेसिस में केवल साइटोप्लाज्म आधे आधे भागों में बंट करके वो दो कोशिकाओं में बढ़ जाते हैं। अंत में यहाँ पर दो कोशिकाएं बन जाती हैं। यही कोशिका फिर से डिवीजन करने लगती है, क्योंकि हम सभी लोग वो बार जब डिवीजन करेगी तभी हम सभी लोग अपनी एज से दूसरी एज में जाते हैं। यहाँ पर तो यहाँ जब जैसे बन करके आएगा उसी को हम सभी लोग G0 फेज कह देते हैं। इस 0 फेज में क्या होते हैं, कोशिकाएं एकदम वो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होती हैं और ये कोशिकाएं फिर क्या होंगी, जाएंगी G1 फेज में। और G1 फेज में क्या करेंगे, ये अपने आप को पूर्ण रूप से विकसित करेंगे, पूर्ण रूप से विकसित करेंगी। फिर उसके बाद में यहाँ पहुंच जाएंगी सिंथेसिस फेज में। ये है सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज। ये सिंथेसिस फेज में ये कोशिकाएं होती हैं, ये पूर्ण रूप से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और कई पदार्थों को जो इसको आवश्यकता होती है डीएनए को फिर से डीएनए को रीमेंटेन करने के लिए, वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है डीएनए को प्रोटीन। अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो ये आगे प्रक्रिया जो चलेगी तो यहाँ पर हम सब लोग आ जाएं G2 फेज। G2 फेज में पूर्ण रूप से कोशिकाएं अपना मेंटेन कर लेती हैं। फिर उसके बाद में ये यहाँ इस प्रक्रिया में आ जाएंगे। फिर इसके बाद में कोशिका के इंटरफेज में पहुंचेंगे, INTER इंटरफेज में यहाँ पर कोशिका, यहाँ मान लिया जाए यहाँ इंटरफेज में डीएनए जो होते हैं ये डीएनए है, ये डीएनए है। ये डीएनए मान लिया जाए इसी तरीके से होता है। ये डीएनए क्या करेगा, यहाँ से विभाजन होना शुरू होगा। ये प्रक्रिया यदि आप सभी लोग इसको नहीं जान पा रहे हैं तो ये मैं अगला वीडियो इस पर बनाऊंगा, आप सभी लोग देख लेना। तो यहाँ पर ये डीएनए विभाजित होते होते चला जाएगा। अगला यहाँ पर दो डीएनए बन करके तैयार हो जाएंगे, दो डीएनए बन करके तैयार हो जाएंगे। ये क्या होगा, इंटरफेज होगा। और इस इंटरफेज में ये पूरा डीएनए अलग अलग एक क्रोमैटिन धागे के नुमा संरचना ले लेंगे। फिर आगे यहाँ से आ जाइए तो यहाँ इंटरफेज के बाद में आ जाता है यहाँ मल्टीप्लाइकेशन फेज। और मल्टीप्लाइकेशन के फेज के बाद में पूरी वही प्रक्रिया चलती है। तो अब हम सभी लोग इसको, यदि आप सभी लोग अपना यदि लिखना चाहते हो तो इसको लिख भी सकते हो, और यहाँ इसको बनाना चाहते हो तो इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। फिर आगे हम सभी लोग बढ़ते हैं। तो इसको हम सभी लोग मिटाल रहे हैं। आगे हम सभी लोग सेल डिवीजन के बारे में पढ़ें। ये क्या है, हम सभी लोग इसको जानना था, जान गए हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं कोशिका विभाजन के बारे में। और ये सिर्फ जान लो कि कोशिका का खोज किसने किया था। कोशिका का खोज आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए, कोशिका का खोज किसने किया था, ये कमेंट करके बताओ। फिर हम सभी लोग आगे अपना ये लेसन लेते हैं। यहाँ पर ये मान लिया जाए कि कोशिका विभाजन होने के बाद G0 फेज में होता है। G0 फेज के बाद में पूरी प्रक्रिया हमने बता दिया। फिर क्या होता है, इंटरफेज। और मान लिया जाए यदि कोई भी इंसान मरता है तो मरने के बाद नाखून और बाल बढ़ा करते हैं। नाखून और बाल क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि इनकी कोशिकाएं इंटरफेज में चली जाती हैं। और इंटरफेज में जैसे जाएंगी वो बार बार विभाजित होकर के वो उन कोशिकाओं को बढ़ाती रहेंगी। इसीलिए नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। ये अपने एक नोट में लिख रहे हैं। अब आ जाइए, ये कोशिका है। कोशिका में हम सभी लोग बात करें न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में जो डीएनए होते हैं वो इस तरीके से संरचना में अलग अलग पाए जाते हैं। इंटरफेज में जो डीएनए होता है वो
एक से दो भाग में डिवाइड हो जाते, दो भाग में डिवाइड नहीं होते हैं, उसका रिप्लिकेशन होता है। रिप्लिकेशन में जो डीएनए होते हैं उसका डुप्लीकेट बन जाता है। डुप्लीकेट मतलब एक तो सही होगा, एक उसका नया बना होगा। मान लिया जाए यहाँ पर देख लीजिए, ये डीएनए है, ये डीएनए इस तरीके से ये हरे कलर का हम बना दे रहे हैं, ये डीएनए है और इस डीएनए में जो कोश का दूसरा विभाजन होगा, मान लिया जाए यहाँ से, तो ये कोश का विभाजित हो करके दो इधर एक इधर बना लेगा, एक इधर, तो ये जो होगा वो पैरेंटल होगा, ये पैरेंटल डीएनए होगा और दूसरा जो होगा ये बना हुआ। इसको हम सभी लोग इसके नीचे से दिखा दें, एक पैरेंटल नीचे और एक ऊपर इसका नया जो न्यू बना होगा, ये डीएनए बन करके रेडी हो जाता है। तो यही भाग इसमें भी आ जाती है, इंटरफेज में पूरी डीएनए एक से दो भागों में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद भी ये कोशिका, ये जो सेल होता है वो प्रोफेज में पहुंच जाता है और प्रोफेज में ये पूरा ये जो कोशिका है और कोशिका में जो ये डीएनए जो आपस में अलग उलझे हुए होते हैं वो आपस में जा करके एक गुणसूत्र का रूप लेने लगते हैं। इधर उधर ये जा करके ये गुणसूत्र का, और यहाँ पर एक यहाँ पर पॉइंट आ जाता है जिसको हम सभी लोग कहते हैं इसको सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये है, ये भी सेंट्रोसोम है और इसमें जो गुणसूत्र होगा इधर उधर पड़ा रहेगा। ये मान लिया जाए ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है, यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है, ये गुणसूत्र है जो इधर उधर पड़ा हुआ है। इसको इसका एक संरचना हम सभी लोग देख रहे हैं। ये प्रोफेज में होते हैं, ये गुणसूत्र अलग अलग होकर के ये पूर्ण रूप से गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं और यहाँ पर यहाँ जो सेंट्रोइड होता है इसके थ्रू एक स्पेंडल फाइबर निकलता है। ये स्पेंडल फाइबर है जो ये गुणसूत्र को अपनी तरफ खींचने लगता है, ये अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है और इसी आपस में जुड़ करके इसको जो आकर्षित करते हैं ये अलग अलग रहते हैं। तो ये यहाँ पर इस वाले पॉइंट को कहा जाएगा प्रोफेज। प्रोफेज जो होगा यहाँ पर गुणसूत्र इधर उधर पाए जाएंगे और जो हम सभी लोग आ जाए मेटाफेज। ये है मेटाफेज, ये मेटाफेज। तो यहाँ पर लाइट चली गई थी। अब हम सभी लोग अगला यहाँ पर अपना ये कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। ये कोशिका क्या होता है? कोशिका यहाँ पर हम सभी लोग पहले देखे थे कि इसमें जो कोशिका था वो पहले डीएनए का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता था जिसमें क्रोमैटिन कहा जाए और क्रोमैटिन जो होता है वो धीरे धीरे किसका रूप ले लेता है? गुणसूत्र का रूप ले लेता है और गुणसूत्र जो यहाँ वहाँ ये गुणसूत्र इधर उधर पड़े होते हैं। फिर क्या होता है? एक इक्वाटोरियल प्लेट होता है। ये इक्वाटोरियल प्लेट पर, इक्वाटोरियल माने होता है एक बीचों बीच भाग पर पूरा डीएनए आकर के रुक जाते हैं। ये डीएनए है, ये यहाँ पर ये भी डीएनए है, सॉरी बेटा ये गुणसूत्र है। ये गुणसूत्र आ करके इस पॉइंट पर पाए जाते हैं। ये यहाँ पर ये गुणसूत्र और यहाँ पर स्पेंडल फाइबर होता है। स्पेंडल फाइबर क्या करता है? इन गुणसूत्र को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये गुणसूत्र होते हैं इनकी तरफ आकर्षित होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये क्या करता है? जो स्पेंडल फाइबर है ये इनको खींचता है, इनको खींच करके गुणसूत्र को अपनी तरफ एक आधा ऊपर ले जाएगा, आधा नीचे ले जाएगा। इस गुणसूत्र को हम सब लोग यहाँ पर देखेंगे। ये तो यहाँ ये इस तरीके से संरचना बना लीजिए। ये है कोशिका और कोशिका के अंदर क्या पाया गया? जो डीएनए थे इसको हम सभी लोग प्रोफेज कहें तो इसको क्या कहा जाएगा? मेटाफेज कहा जाएगा। जिसको हम सभी लोग कहेंगे स्पेंडल फाइबर। इस स्पेंडल फाइबर, इस स्पेंडल फाइबर और ये क्या होगा? ये एक दूसरे गुणसूत्र से जुड़े हुए होंगे, एक तरफ एक दूसरे को खींचते हैं और यहाँ पर ये गुणसूत्र क्या होंगे? आधा ऊपर की तरफ पहुंच जाएंगे, आधा नीचे की तरफ पहुंच जाएंगे। ये गुणसूत्र यहाँ पर स्पेंडल फाइबर है, ये स्पेंडल फाइबर और यहाँ पर भी गुणसूत्र आधा ऊपर की तरफ, आधा नीचे की तरफ पहुंच जाते हैं। जो इसको हम सभी लोग टीलोफेज कहते हैं। टीलोफेज माने होता है
कि इसको हम सभी लोग मेटाफेज, ये मेटाफेज, ये है टीलोफेज। ये एनाफेज है और एनाफेज में गुणसूत्र एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ये गुणसूत्र यहाँ पर भी, ये आधा इधर की तरफ आधा इधर की तरफ, फिर आ जाता है यहाँ पर टीलोफेज। ये यहाँ इक्वेटोरियल प्लेट बनता है। इक्वेटोरियल प्लेट के बाद में ये जो डीएनए होता, यहाँ पर जो कोशिका होता है, इसमें आधा इस पॉइंट पर, यहाँ ये सबसे ऊपरी भाग और सबसे निचले भाग पर आ जाते हैं। फिर क्या होता है, ये गुणसूत्र अंत में विभाजित होकर के ये अन्य कोशिकाओं का, ये दूसरे कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। फिर अंत में ये कोशिकाएं, ये जो होगा, ये जो इसको गुणसूत्र देख रहे हो, ये गुणसूत्र अंत में ये समाप्त हो जाएंगे। फिर से ये कोशिका जो होगा वो इसका डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ सेल में हुआ था, इसको जो कोई भी गुणसूत्र का डिवीजन होता है, आधा आधा बढ़ते हैं, उसको हम सब लोग कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। और इसके बाद में जो गुणसूत्र बटेगा, यहाँ यहाँ ये जो पूरा कोशिका है, ये कोशिका से आधे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इस कोशिका को हम सब लोग कहेंगे साइटोकाइनेसिस। यहाँ से ये सेल होंगे, आधा इधर की तरफ जो डीएनए होंगे, ये न्यूक्लियस का निर्माण होना शुरू हो जाएगा और इसमें भी न्यूक्लियस का निर्माण होना शुरू हो जाता है। जो डीएनए फिर से उसी रूप से क्रोमैटिन के रूप में पाए जाने लगते हैं, गुणसूत्र के रूप में नहीं रह जाते हैं। फिर क्या करेगा, ये जो सेल होंगे ये दो बराबर भागों में बढ़ करके दो डॉटर सेल बना लेंगे। फिर क्या होगा कि ये फिर से, ये जब फिर से रीमेंटेन हो जाएंगे, फिर से पुनः इसका जो परिपक्व हो जाएंगे, फिर से ये यही प्रक्रिया अपनाएंगे। इसी को हम सभी लोग कहेंगे कि ये हमारा जो अर्धसूत्री विभाजन है, ये अर्धसूत्री विभाजन या फिर माइटोसिस विभाजन, या जो हम सभी लोग बात करते हैं, जो छोटे से वो बड़े होकर के इतने बड़े हो गए हैं, तो इसी के कारण हुआ है। जो गुणसूत्र यहाँ पर 2n का था, 2n का, और अंत में भी यही जो गुणसूत्र होंगे वो भी 2n के ही होंगे। यहाँ पर जो गुणसूत्र होगा 46 इसमें भी होगा, 46 इसमें भी होगा। 46 यहाँ था, टोटल डिवाइड होकर के यहाँ पर आकर के दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया है। आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ग्रुप में भेज दीजिए। और यहाँ पर जो भी अगला जो चैप्टर पढ़ना चाहते हो, माइटोसिस तो पढ़ लिए हैं, मियोसिस से जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी अपना वीडियो अपलोड कर दूंगा। जय हिंद।